हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पूजा मिश्रा आप सभी का द ऑफिसर्स विजन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं जो है आप लोगों के लिए फिर से कुछ नए प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये नए आज का सेशन पहले प्रश्न के साथ। तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, वो ये है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो कौन थे। ठीक है, और इसके जो ऑप्शन है कपिल, कणाद, पतंजलि और गौतम। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपिल। कपिल जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। कणाद, कणाद को ऐसा माना जाता है कि ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक रहे थे। ठीक है, और इन्होंने परमाणु सिद्धांत की भी व्याख्या की थी। पतंजलि को हम लोग योग दर्शन के लिए जानते हैं और गौतम गौतम जो है महर्षि गौतम को हम लोग न्याय दर्शन के लिए जानते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्री हिंदुस्तान का संबंध किससे है। ठीक है, प्री हिंदुस्तान का संबंध सुरेंद्रनाथ बनर्जी से है कि दादा भाई नौरोजी से है, तारकनाथ दास या फिर महात्मा गांधी से है। तो जो इसका आंसर हो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तारकनाथ दास। प्री हिंदुस्तान का संबंध जो है तारकनाथ दास से है। ठीक है, अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने एक थ्योरी दिया था और उस थ्योरी का नाम जो था वो था अच्छा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने जो दिया था थ्योरी उसको ड्रेन ऑफ वेल्थ। इन्होंने इनकी एक बुक थी पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया था। महात्मा गांधी को अगर हम देखते हैं तो महात्मा गांधी जो है इंडियन ओपिनियन, ठीक है, जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे तब इसको उन्होंने वहां से शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर, एक प्रश्न जो है मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ रही हूँ। देवेंद्रनाथ टैगोर की जो रचना है वो आप लोगों को बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जैन ग्रंथों को आगम कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण या फिर उपनिषद कहते हैं। तो ये जो आंसर है वो ये क्या हो जाएगा, जैन ग्रंथों को जो है वो आगम कहा जाता है। ठीक है, वेद जो है, वेद कितने हैं हमारे, 4 वेद हैं। ठीक है, 4 वेद में कौन कौन से वेद हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे जो पुराना वेद है वो हमारा ऋग्वेद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, गुलाबी क्रांति जो है इसका संबंध किससे है, मांस उत्पादन से, दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन या फिर अनाज उत्पादन से। तो गुलाबी क्रांति जो है इसका संबंध मांस उत्पादन से है। ठीक है, इसका संबंध जो है ये गुलाबी क्रांति से है। दूध उत्पादन की अगर हम बात करें तो श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये दूध उत्पादन से है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, उनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि ऐसा माना जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक रहे हैं। मछली उत्पादन की अगर बात करें तो मछली उत्पादन का संबंध किससे है, नीली क्रांति से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस के लेखक कौन है। रामचरितमानस के लेखक जो है ये पूछ रहा है कबीर, तुलसीदास, सूरदास या फिर रहीम। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। कबीर की बात करें तो कबीर के दोह का जो संकलन है, ठीक है, दोहों का और जो गद्य उन कबीर के हैं उनके संकलन को हम लोग बीजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजक। ठीक है, बीजक के रूप में हमको मिलता है। ठीक है, सूरदास है तो सूरदास का हमको क्या 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 रचना मिल सकता है, सुर लहरी, है ना, और क्या क्या है, सुर साहित्य, ये सब किसकी रचना है, सूरदास की। चलिए आगे का प्रश्न क्या है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, और इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1757 में। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। 1707 ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट डेट है। 1707 में ऐसा क्या हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए थे वो उतने कैपेबल नहीं थे। तो यहाँ से इसके बाद से मुगलों का पतन जो है वो शुरू हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो है वो किस वर्ष हुआ था, 1764, 65, 73 या फिर 1864 में।
तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1764। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? 1764। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को ये बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अच्छा ये जो युद्ध लड़ा गया था तो इसके बाद जो है ना अंग्रेजों को यहाँ जो बंगाल की जो पूरा दीवानी थी उस वो दीवानी प्राप्त हो गई थी, है ना। यह दीवानी यानी कि जो भी राजस्व वसूलने का अधिकार था वो प्राप्त हो गया था इसी युद्ध के बाद। इसको बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है और ये जो प्राप्त हुआ था उसको ये अधिकार 1765 में इस युद्ध के हारने के बाद एक इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। और उसके बाद जो है अंग्रेजों को क्या अधिकार मिल गया? तो राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। चलिए 1773 जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों है? क्योंकि पहली बार जो है कंपनी को रेगुलेट किया गया था और पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में ही लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? लागू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दो प्रश्न बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बन जाता है? यहाँ से दो प्रश्न बन जाता है। एक तो कब जो है बना और दूसरा कब लागू हुआ। ठीक है, और इन दोनों में ही अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है इन दोनों प्रश्नों और उसके उत्तरों में भी? ठीक है, क्या देखते हैं? तो अगर हम लागू हुआ की बात करें तो ये जो है 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न ये रहा कि भारत का संविधान जो है कब बना, है ना, कब पूरा हुआ और उसको कब अपनाया गया, तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949। तो प्रश्न यहाँ से एक ये उठता है कि अगर 26 नवंबर 1949 को ये संविधान हमारा बन चुका था तो फिर 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? ये 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? तो दोस्तों वो इसलिए क्योंकि 26 जनवरी जो है 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज मनाया गया था पूरे देश में और उसी तारीख को यादगार बनाने के लिए 2 महीने का इंतजार किया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2। CO2 तो नहीं है, ये क्या है? इसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 बोलते हैं। H2O ये जो है ये जल का रासायनिक सूत्र है। O2 ऑक्सीजन और ये जो है खाने वाला जो नमक होता है ना, वो ये है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में पहली बार रेल कब चली थी? ठीक है, 1853 में, 57 में, 1860 में या फिर 1847 में। ये जो आंसर है क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1853 में। भारत में पहली बार जो है रेल जब चली थी 1853 में और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार जो रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। 1857 तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही ये जो इम्पोर्टेंट डेट है। इसको ऐसा माना जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था वो 1857 का युद्ध था। इसको सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले अध्यक्ष। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष की अगर बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। और जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है, तो इन्हें सम्मान देने के लिए जो वरिष्ठतम सदस्य थे संविधान सभा के उनकी सर्वसम्मति से पहले जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया और फिर अगली बैठक जब हुई संविधान सभा की तो सभी लोगों के मत के अनुसार जो है स्थायी जो अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, प्रश्न को कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी, तो उसका जवाब भी क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न को अगर ऐसे पूछा गया कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो फिर वहां पे आपका उत्तर बदल के क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बल का एसआई मात्रक जो है वो बताना है। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक जो है वो न्यूटन है। ठीक है, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन है। जूल को अगर देखें तो कार्य का मात्रक है। ठीक है, जूल किसका मात्रक है?
कार्य का। वाट का अगर देखें तो शक्ति, शक्ति का मात्रक जो है ये वाट है, और पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पंचायत राज किस संशोधन से जुड़ा है? ठीक है, पंचायत राज जो है किस समिति, तो हम देखेंगे इसमें जो आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। कब हुआ था ये? तो 1992 में, है ना, 1992 में हुआ था। चलिए अगर हम 42वां संशोधन को देखें, 42वां संशोधन है, तो इसको लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि संविधान में बहुत सारे संशोधन जो है इस समय किए गए थे, और इसीलिए इसको 42वें संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानी का क्वथनांक कितना है? ठीक है, पानी का क्वथनांक जो है कितना होता है? क्वथनांक का क्या मतलब है कि मतलब पानी जो है कितने डिग्री पर उबलने लगता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 100 डिग्री पर। ठीक है, 100 डिग्री जो है वो पानी का क्वथनांक है। और जो गलनांक यानी कि पानी जो है कितने डिग्री पर वो अपना द्रव्य छोड़ करके और ठोस बनना शुरू हो जाता है, तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों, ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? अच्छा, ये प्रश्न तो लगता है कि हम लोगों ने पहले भी किया है ना। जैन ग्रंथों को तो आगम कहते हैं। पुराण, पुराण कितने हैं टोटल? पुराण जो है हमारे टोटल 18 पुराण है। ठीक है, उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितनी है? ये प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को जो है एपिग्राफी कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं, या फिर पैलियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। एपिग्राफी, एपिग्राफी जो है इसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। शिलालेख, अभिलेख, ये सारे जो हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पैलियोलॉजी, पैलियोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारे पृथ्वी पर बहुत पुराने जो फॉसिल्स वगैरह पाए गए हैं, जीवों के अवशेष, तो उसका अध्ययन जो है, जीवाश्म का अध्ययन हम लोग पैलियोलॉजी में कहते हैं। और यहाँ से एक सवाल आप लोगों के लिए, आर्कियोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? ठीक है, सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है? नील नदी, अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम देखते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है माजुली। ठीक है, ये नदी द्वीप है। ठीक है, अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी कौन है? वो हो जाएगी नील नदी। लेकिन अगर सबसे बड़ी नदी की बात की जाए, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो वो हो जाएगी अमेजोन नदी। सबसे लंबी ये है, लेकिन सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन नदी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अमेजन नदी में जो पानी है, वो पानी जो है वो कैपेसिटी पानी को स्टोर करने का, और पानी जो है वो बहुत ज्यादा कहाँ पे है? तो अमेजन नदी है। लंबाई में जो है वो नील नदी है, लेकिन अगर बड़ी यानी कि मात्रा की बात करें तो वो अमेजन नदी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक है, कौन सी नदी जो है वो, उसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं? तो ये जो आंसर हो जाएगा आप लोग का, ये कोसी, कोसी नदी जो है इसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी बिहार, जो बिहार में फ्लो करती है, बहती है, वो गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, और गंगा की जो सहायक है कहाँ पे मिलती है ये गंगा से? तो गंगा से कटिहार के पास कुर्सेला नामक जो एक जगह है वहां पर जाकर के ये मिल जाती है। गंडक, गंडक भी जो है एक सहायक नदी है गंगा की। ये कहाँ मिलती है? तो पटना के पास, मतलब हाजीपुर के पास ये जो है गंडक नदी उसमें मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोन नदी भी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से, चावल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, या फिर मछली उत्पादन? तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति की हम लोगों ने बात की थी, तो श्वेत क्रांति
श्वेत क्रांति और दुग्ध उत्पादन, यहाँ ऑपरेशन फ्लड उसी से रिलेटेड है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी को कहा जाता है। ठीक है, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को मिल्क मैन ऑफ इंडिया का नाम भी बताया था। ठीक है, क्या होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जब इस वीडियो को देखिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को जो है सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले ये जो है प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो ये जो आंसर है क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1893, ठीक है, यहाँ पे 1893 में शिकागो में धर्म संसद हुआ था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इनका जन्म दिवस जो है 12 जनवरी को आता है और इसी के उपलक्ष्य में इनके जन्म दिवस के दिन ही हम लोग युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, युवा दिवस मनाते हैं कब? 12 जनवरी को। दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, है ना, चलो वेदों की ओर। ठीक है, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, चलिए, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से जुड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आदि शंकराचार्य ने किन 4 मठों की स्थापना की थी? ठीक है, कौन कौन सा जो है तो हम देखेंगे, जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। हाँ, ये हमारा पहला ही हो जाएगा। ठीक है, जोशीमठ कहाँ पे है? उत्तर में, भारत के उत्तर में, है ना, बद्रीनाथ के पास। हम देखते हैं 4 जो मठ थे चारों दिशाओं में थे, है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में इन्होंने एक मठ की स्थापना की थी। जोशीमठ कहाँ पे? ये उत्तर में। ठीक है, द्वारका जो है ये कहाँ पे? पश्चिम में। पुरी, पुरी में जो मठ है वह ये हो गया हमारा भारत के पूरब में, और श्रृंगेरी कर्नाटक में, है ना, ये भारत के दक्षिण में। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए, तो ये चारों दिशाओं में आदि शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, लोसांग उत्सव का संबंध कहाँ से है? लोसांग उत्सव तिब्बत से, केरल से, अरुणाचल प्रदेश से या फिर सिक्किम से? तो लोसांग उत्सव जो है मनाते हैं कहाँ? सिक्किम में मनाते हैं। ठीक है, तिब्बत में एक उत्सव मनाते हैं, वो भी इसी से मिलता जुलता रूप है उसका, उसका नाम क्या है? लोसार। ठीक है, उसको हम लोग लोसार बोलते हैं। ठीक है, और आपके लिए एक प्रश्न कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा वहाँ ऐसे पारंपरिक उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, इसको आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जो ऑप्शंस हैं ये हैं दंती दुर्ग, कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण सेकंड या गोविंद थर्ड। ठीक है, तो जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण फर्स्ट, है ना, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम जो है वो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है वो दंती दुर्ग ने की थी। ठीक है, दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। अगर बात करें तो दंती दुर्ग ने एक यज्ञ करवाया था, है ना, उस यज्ञ का नाम जो है वो था हिरण्यगढ़। हिरण्यगढ़, है ना, ये यज्ञ जो है दंती दुर्ग ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, इनमें से किसका संबंध चिकित्सा विज्ञान से नहीं है? ठीक है, इनमें से किसका संबंध जो है वो चिकित्सा विज्ञान से नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, सुश्रुत या फिर चरक? तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये भास्कराचार्य। धन्वंतरी, सुश्रुत और चरक ये सभी जो है गुप्ता पीरियड के जाने माने मतलब की चिकित्सक है। धन्वंतरी की बात करें तो ये आयुर्वेद के, है ना, चरक संहिता सुश्रुत ने लिखा था। ठीक है, भास्कराचार्य की अगर बात करेंगे तो ये एक गणितज्ञ थे, है ना, और खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ, और इनकी एक रचना है लीलावती। लीलावती जो भास्कराचार्य से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ किस राज्य में स्थित है? सारनाथ जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सारनाथ जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ किस चीज से रिलेटेड मतलब इसका रिलेशन है?
तो हम देखते हैं कि सारनाथ वही जगह है जहाँ पर महात्मा जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था, ठीक है? और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। पहली बार जो उन्होंने यहाँ तो उपदेश दिया था। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? तो वो जो जगह है बिहार के गया में, ठीक है? अब इसका नाम गया जी हो गया है, ठीक है? मध्य प्रदेश में सांची है, वहाँ सबसे बड़ा स्तूप देखते हैं हमको सांची में देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है? फॉरवर्ड ब्लॉक जो है हम लोग देखते हैं, तो जो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा। कब किया गया था? तो 1939 में। 1939 में ही कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ? त्रिपुरी में हुआ था। और वहां पर जो अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए थे, लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे कि ये जो है वो अध्यक्ष के पद पर रहें, तो फिर वहां से इन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, 8, 10, 12 या 14। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में अभी 12 अनुसूची है, ठीक है। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो उस समय ये 12 अनुसूचियां शामिल नहीं थी। उस समय केवल और केवल 8 अनुसूचियां ही शामिल थी, ठीक है। कितनी अनुसूचियां थी? 8। और अभी 12 अनुसूची जो है वो की है। अगर बात करें भाग की, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं अभी? तो वो है 25 भाग। यानी कि हमारा संविधान जो है वो 25 भागों में बटा हुआ है। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो उस समय केवल और केवल 22 भाग ही थे। चलिए अगला प्रश्न, और आज का ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869, 1876, 85 या फिर 19? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1869, ठीक है। और ठीक इसके 100 वर्ष बाद आप लोग याद रखिएगा 1969 में क्या हुआ था? इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1885 ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। यहाँ पे क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं खत्म होता है और अगली बार मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ नए प्रश्न लेकर के आऊंगी और तब तक के लिए नमस्कार।